अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख लें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मसला हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो क्रेब्स साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है। तो क्रेब्स साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो से पहला साइंटिस्ट था जिसने इस साइकिल को डिस्कवर किया था उसका नाम था हैंस क्रेब्स। इस वजह से हम इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं, तो ये वीडियो में इंशाल्लाह आगे चल के जिस वक्त हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इसको सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं। अब ये जो सा साइकिल है हमारे पास, ये बहुत ही हमारे पास इम्पॉर्टेंट साइकिल है हमारी बॉडी का, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक या ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में होती है, किसी भी ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, तो उस रिएक्शन में ये क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व होता है और वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इस लिहाज से ये हमारे पास साइकिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो सा साइकिल है ये हमारे पास, हमें पता है कि जो से ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होती है तो वो ज़्यादातर कैरी आउट करती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। लेकिन ये जो सा साइकिल है हमारे पास, ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों साइकिल्स को, रिएक्शंस को कैरी आउट करता है। इसी बुनियाद पर हम इस साइकिल को एम्फीबॉलिक साइकिल कहते हैं, जिसमें ये यानी दोनों कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस को कैरी आउट करता है। एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास इस साइकिल में कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो ग्लूकोनियोजिनोसिस हमारे पास बनता है, जो कि मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को बनाता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि यह एनाबॉलिक और एज वेल एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करता है। अगर हम बात करें इस रिएक्शन की थोड़ी सी आगे, तो हमारे पास कोई भी बॉडी में कंपाउंड हमारे पास ब्रेक डाउन हो तो हमारे पास ज़रूरी है कि क्रेब्स साइकिल के लिए कि वो कन्वर्ट हो एसिटाइल को एंजाइम ए में, क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो सा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो सा स्टार्ट होता है वो एसिटाइल को एंजाइम ए से स्टार्ट होता है, ना कि पायरुविक एसिड में। लेकिन हमारी किताबों में ज़्यादातर लिखा हुआ है और हमारे जहनों में भी ये छप चुका है कि क्रेब्स साइकिल जो सा है वो पायरुविक एसिड से स्टार्ट होता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे पास जो सा क्रेब्स साइकिल है वो एसिटाइल को एंजाइम ए से स्टार्ट होता है। और ये जो सा क्वेश्चन है या बात है ये ईटा और नीट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्रेब्स साइकिल हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए से स्टार्ट होता है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास। अगर हम देखें कि मुख्तलिफ हमारे बॉडी के अंदर कंपाउंड्स हैं जो कि हम खुराक के ज़रिए लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हो या फैट्स हों, ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस से होते हुए हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और वो आगे से क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लेता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की पहले बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो उनसे हैं वो ग्लाइकोलिसिस की मदद से हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। एक कहते हैं ग्लाइको, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जबकि लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस वजह से यहाँ पर टर्म हमने ग्लाइकोलिसिस यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को एंजाइम ए में। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे पास डीएमिनेशन प्रोसेस से गुजरते हुए एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि फैट्स बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से के थ्रू हमारे पास डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है एसिटाइल को एंजाइम ए में, जो कि हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। ये तो थोड़ा सा हमने पीछे रिकॉल किया या समझा कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमारे पास कैसे एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि पायरुविक एसिड का ज़रूरी है कि वो कन्वर्ट हो हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए में, और उसके लिए हमारे पास जो सा रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। और जनरली हम उसका अगर बायोलॉजिकल नेम लें उस रिएक्शन का, उस प्रोसेस का, तो वो हमारे पास होता है एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड।
उसके थ्रू हमारे पास पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है। तो अगर मैं आपको रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इस प्रोसेस में ये होता है कि हमारे पास पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है एसिटल कोएंजाइम ए में जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है और इस प्रोसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ये निकल जाती है। और साहब, और मैं आपको अभी इस रिएक्शन में ही बता देता हूँ क्योंकि आगे ये जाकर बात बहुत यूज़ होगी कि जहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बाहर निकले तो वहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन ज़रूर होती है और वहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और इस हाइड्रोजन यहाँ पर भी यही होगा कि यहाँ पर भी डीहाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगी, जिसकी बुनियाद पर हमारे पास वो हाइड्रोजन जो उनसे बाहर निकलेंगे उनको NAD+ लेकर हमारे पास NADH प्लस H पॉजिटिव बना देगा। तो ये हुआ है हमारे पास डीहाइड्रोजनेशन के सबब NADH प्लस H पॉजिटिव हमारे पास बन जाता है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, अब हमारे पास ये कंपाउंड बन गया है एसिटल कोएंजाइम ए जो कि हमें ज़रूरी है हमारे लिए क्रेब्स साइकिल को कैरी आउट करने के लिए। तो इसके लिए मैं अगले नए पेज पर चला जाता हूँ आपको समझाने की, क्योंकि क्रेब्स साइकिल हमारे पास एक पूरा साइकिल के तौर पर होगा तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नए पेज को यूज़ करें। तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कंपाउंड है, मैंने अभी आपको बताया कि जो कि पायरुवेट से बना है और जो जिस प्रोसेस से बना है उसको हम कहते हैं एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और हमारे पास कंपाउंड बन गया एसिटल कोएंजाइम ए। अब ये कंपाउंड हमारे पास बना जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं या सपोज करूं कि हमारे पास, यानी मुझे सपोज एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और उसके लिए मुझे 6 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है और मेरे पास 2 लाख हैं जो कि 2 कार्बन के सबब हाँ या उसकी सूरत में हमारे पास मौजूद है। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ पैसों से ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हमारे पास 2 लाख यहाँ पर मौजूद हैं और हमें ज़रूरत है 6 लाख की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम किसी फ्रेंड्स के पास जाएंगे या हम बैंक से लोन लेंगे तो हमारे पास, ताकि 4 लाख और आ जाए और हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे पास 2 लाख हैं, अब हमें चाहिए 4 लाख, तो वो हम 4 लाख अपने फ्रेंड से लेंगे, उस फ्रेंड के पास जाएंगे और उस फ्रेंड का अगर मैं नाम आपको बताऊं तो वो हमारे पास होता है एक्सैलो एसिटिक एसिड। तो हमारे पास है एक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये हमारे पास फ्रेंड है, मैं फ्रेंड के तौर पर कह रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसको हम कहेंगे और ये हमें 4 लाख रुपया देगा लोन और हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और जारी बात है 4 लाख देगा तो जारी बात है कि ये हमारे पास 4 कार्बन होगा। तो इससे हम लेंगे 4 कार्बन हम इससे लेंगे और इस प्रोसेस में ये क्या होगा कि हम इससे 4 कार्बन लेके और 2 कार्बन हमारे अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, यानी रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड आपस में कंडेंस करेंगे। ये एसिटल कोएंजाइम ए और ये आपस में कंडेंस करेंगे और इस कंडेंसेशन प्रोसेस की बुनियाद पर हमारे पास यहाँ पर कंडेंसेशन होगी और हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यहाँ पर हमारे पास कोएंजाइम ए जो सा है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन के। तो कोएंजाइम ए हमारे पास यहाँ से बाहर निकल गया। अब जो सा हमारे पास कंडेंसेशन प्रोसेस से जो से, तो हमारे पास यहाँ से कोएंजाइम ए बाहर निकल गया और जो सा कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो होगा सिट्रिक एसिड। तो कंपाउंड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास इन दोनों की कंडेंसेशन हमारे पास बनेगा सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे पास 6 कार्बन मालिक कंपाउंड है। तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ 6 कार्बन। और अगर हम बताएं आपको कि यहाँ पर जो सा एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास होता है सिट्रेट एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज या सिंथेसाइज लिख देते हैं। तो ये हमारे पास सिट्रेट सिंथेसाइज हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है जो कि इन दोनों को कंडेंस करा के हमारे पास सिट्रिक एसिड कंपाउंड बनाता है जो कि हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब
ये मरहला हमारे पास आ गया, या स्टेप आ गया, जिसमें हम आपको बताएं कि सिट्रिक एसिड या टीसीए साइकिल हम क्रिप्स साइकिल को क्यों कहते हैं। तो अब आपने देखा कि पहला जो सा स्टेबल कंपाउंड है हमारे पास वो सिट्रिक एसिड बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल है। इस बुनियाद पर हम इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, भी क्रिप्स साइकिल को कहते हैं। और जो सा सिट्रिक एसिड है इसमें हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, जिस बुनियाद पर हम इसको टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक नीट के हवाले से क्वेश्चन भी है कि हम इसको सिट्रिक एसिड या टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं। तो इस बुनियाद पर कहते हैं कि जो सा फर्स्ट हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है, इस बुनियाद पर हम इसको सिट्रिक एसिड कहते हैं। और सिट्रिक एसिड में हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, जिस बुनियाद पर हम इसको टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएं तो हमारे पास ये जो सा सिट्रिक एसिड है ये आगे से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास नए कंपाउंड में, इंटरमीडिएट में, जिसको हम कहते हैं सिस एकोटिनेटिक एसिड। तो हमारे पास कंपाउंड आ गया सिस एकोनेटिक एसिड, इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि यहाँ पर कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन या डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होती, यानी जितने कितने कार्बन ऊपर थे तो यहाँ पर भी इतने ही होंगे। और यहाँ पर जो सा एंजाइम हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे पास होता है एकोनाइटेस, ये हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है। और यहाँ इस प्रोसेस के लिए आयरन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ये रिएक्शन होता है कि सिट्रिक एसिड हमारे पास सिस एकोनेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर हम आगे जाएं तो इस सिस एकोनेटिक एसिड जो कि इंटरमीडिएट है, यहाँ से आगे हमारे पास एक और कंपाउंड बनता है, वो भी इंटरमीडिएट है, जो अगर मैं इसका बताऊं सिस एकोनेटिक एसिड का तो ये टेम्परेरी कंपाउंड होता है और ये आगे से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास आइसोसिट्रिक एसिड में। तो एक और कंपाउंड हमारे पास आ गया आइसोसिट्रिक एसिड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे पास अगेन 6 कार्बन ही है, यानी यहाँ पर कोई डिहाइड्रोजिनेशन या डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। तो ये भी हमारे पास 6 कार्बन है। और यहाँ पर भी जो सा एंजाइम यूज़ होता है वो एकोनाइटेस ही यूज़ होता है, एकोनाइटेस। अब तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा रिएक्शन कि किस तरह से ये पाथवे कैरी आउट हो रहा है। अब यहाँ से आगे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको उसको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो सा हमारे पास इंटरमीडिएट बना है आइसोसिट्रिक एसिड, यहाँ पर भी आयरन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ये रिएक्शन होता है हमारे पास। और ये जो सा आइसोसिट्रिक एसिड है यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एक कंपाउंड में, जो कि हमारे पास कहलाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो हमारे पास कंपाउंड आ गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो हमारे पास एक और कंपाउंड आ गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इस कंपाउंड में हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन भी होती है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि हमारा इस साइकिल का मकसद ही ये है कि हमारे पास जो से एसिटिल को एंजाइम ए के जो से कार्बन है 2 कार्बन वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएं। तो इस बुनियाद पर ये ज़रूरी है कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बाहर निकले। तो वही हमारे पास जो सी नीड है वो यहाँ से होती है कि यहाँ पर पहला कंपाउंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाता है। जब 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया तो हमारे पास ये जो सा कंपाउंड बनेगा, इसके पास 5 कार्बन होंगे। और यहाँ पर ये जो सा प्रोसेस हुआ है जिसकी मदद से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बाहर निकला है, इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया लिंक रिएक्शन में भी कि जहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होगी वहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ज़रूर होगी। और जब डिहाइड्रोजनेशन होगी तो हाइड्रोजन एक निकलेगा जिसको पिक अप करेगा हमारे पास NAD पॉजिटिव और बना देगा NADH प्लस H प्लस। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। अब अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास यहाँ पर जौन सा एंजाइम यूज़ होता है वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो हमारे पास होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड यूज़ होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, तो ये हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है जो कि आइसोसिट्रिक एसिड को कन्वर्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, और एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रिक
आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, ये कंपाउंड है जो कि आइसोसिट्रिक एसिड को हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो सा अल्फा ग्लूटारिक एसिड हमारे पास बना है, ये आगे से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एक और कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं सक्सिनल कोएंजाइम ए। तो हमारे पास कंपाउंड नया आ गया जिसका नाम है सक्सिनल कोएंजाइम ए। तो ये जो सा कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड के बनने के प्रोसेस में भी हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन होगी, यानी यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। और 5 कार्बन थे तो एक और कार्बन निकल गया, तो हमारे पास 4 कार्बन यहाँ पर बच गए। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगी वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा कि NAD जो सा पॉजिटिव है वो एक हाइड्रोजन को लेकर NADH+H पॉजिटिव बना देगा। तो ये प्रोसेस हुआ कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है सक्सिनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर कोएंजाइम ए जो है वो यहाँ पर अंदर चला जाएगा इस रिएक्शन में, और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा सक्सिनल कोएंजाइम ए। तो अब आगे हम देखें तो सक्सिनल कोएंजाइम ए जो सा है ये आगे से हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। मैं अगर आपको इधर थोड़ा सा बता दूं तो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है आगे सक्सेनिक एसिड में। तो कंपाउंड आ गया सक्सेनिक एसिड। और अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ऊपर 2 कार्बन थे जो कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गए, हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर निकला, और इस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड के 2 कंपाउंड्स के निकलने की सूरत में हमारे पास कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि हमारे पास नीड यही थी कि हमारे पास कार्बन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो, तो वो तो यहाँ पर हो गए हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन जो है वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमने उधार भी लिया हुआ है, लोन भी लिया हुआ है अपने दोस्त से जो कि हमारे पास एक्सैलो एसिटिक एसिड। तो उसका ये भी ज़रूरी है कि हम उसका आधार भी वापस करें, 4 कार्बन उसके भी वापस करने हैं, लिहाजा इसके लिए ये रिएक्शन आगे कैरी आउट होगा और उसके हम कार्बन को वापस करेंगे। तो अब जब सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारे पास सक्सेनल कोएंजाइम ए जो सा है वो हमारे पास 4 कार्बन है। अब ज़रूरी है कि 4 कार्बन ही आगे जाएँ, क्योंकि हमने उसके 4 कार्बन लिए थे उसी कार्बन को ही हम वापस उसको देंगे। तो इसके लिए करेंगे कि यहाँ पर आगे जिस वक्त हम रिएक्शंस लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें 4 कार्बन ही चाहिए जो कि हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को रिटर्न करने हैं, जो उनसे हमने उससे लोन लिए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लिहाजा जो सा यहाँ पर ये हमारे पास कंपाउंड बना है सक्सेनिक एसिड, ये भी 4 कार्बन होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो सा रिएक्शन है हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो ये हमारे पास अच्छा मौका है कि हम ATP यहाँ पर अपने साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को मिलाकर ATP बना देगी और डायरेक्ट यहाँ पर ATP बनेगी। इस स्टेप पर हम कहते हैं कि यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। तो ये आ गया हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है तो ATP ने मौके से फ़ायदा उठाया और ADP ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ मिलाकर यहाँ पर ATP बना ली है। इस स्टेप पर हम कहते हैं कि यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है तो वो हमारे पास होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो हमारे पास एंजाइम आ गया, तो मैं इसको यहाँ पर अगर लिखूँ तो हमारे पास आ गया सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो ये हमारे पास एंजाइम है जो कि इस सक्सिनल को एंजाइम ए को कन्वर्ट करता है सक्सेनेट एसिड में, और जो कि हमारे पास 4 कार्बन है। अगर हम और यहाँ पर एक बात ये भी होती है कि हमारे पास कोएंजाइम जो सा है वो यहाँ से रिलीज होता है, बाहर निकल जाता है। तो कोएंजाइम हमारे पास यहाँ से बाहर निकल गया। तो अगर आगे देखें तो सक्सेनिक एसिड जो सा है वो आगे से हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में। तो ये आगे से कन्वर्ट हो गया हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ कंपाउंड आ गया हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड, जो कि अगेन हमारे पास 4 कार्बन है, कहने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि यहाँ पर कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, तो लिहाजा ये भी 4 कार्बन ही है। और यहाँ पर जो सा कंपाउंड हमारे पास जो सा यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होगी, और यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेशन होगी तो वहाँ पर जो सा कंपाउंड उस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, वो हमारे पास NAD पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि FAD पॉजिटिव होगा, जो कि उस हाइड्रोजन को लेते हुए हमारे पास FADH2 बना देगा। अब इससे आगे क्या होगा कि फ्यूमेरिक, हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड बना, यहाँ से आगे हमारे पास मैलिक एसिड बन जाएगा, मैलिक एसिड बनेगा। एक और कंपाउंड आ गया मैलिक एसिड, जो कि अगेन हमारे पास 4 ही कार्बन होगा, क्योंकि कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, कोई कार्बन का कंपाउंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नहीं निकला, तो ये भी हमारे पास 4 कार्बन आ गया। और यहाँ पर जो सा एंजाइम यूज़ होगा वो हमारे पास होगा फ्यूमेरेस। ये कंपाउंड यूज़ होगा जो कि इस फ्यूमेरिक एसिड को हमारे पास कन्वर्ट करेगा मैलिक एसिड में, और यहाँ पर एक यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और इस तरह से फ्यूमेरिक एसिड जो है वो हमारे पास मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली ये मैलिक एसिड हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो से 4 कार्बन थे वो दोबारा से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मिल जाएंगे, और वो अपने रिएक्शन को कैरी आउट करेगा और फ्रेश एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलते हुए इस प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पर प्रोसेस में जो सा एंजाइम यूज़ होता है हमारे पास, वो अगर आपको मैं बताऊँ तो वो हमारे पास होता है मैलेटेट डिहाइड्रोजिनेस मैलेट डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पर कंपाउंड यूज होता है जो कि कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और हमारा एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। और अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, और यहाँ पर NADH जो सा है NAD पॉजिटिव, वो एक हाइड्रोजन को लेकर हमारे पास NADH+H पॉजिटिव को बना देगा, और इस तरह से ये साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पर जो सा हमारे पास जब सक्सेनिक एसिड हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, तो हमारे पास FADH ने यहाँ पर जो सी डिहाइड्रोजनेशन हुई थी, हाइड्रोजन निकला था, उसको पिकअप किया था। तो यहाँ पर एक विटामिन B का जो सा पार्ट है हमारे पास राइबोफ्लेविन, वो यूज़ होता है यहाँ पर, जो कि इस हाइड्रोजन को साथ में मिलाते हैं और FADH पॉजिटिव बना देते हैं। और ये जो सा FAD है, इसको हम कहते हैं फेलामिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये इसका पूरा नाम है, जो कि हम एब्रीविएशन के तौर पर FAD लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं फेलामिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस पूरे होल प्रोसेस की मदद से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए, मुख्तलिफ स्टेप से गुजरते हुए हमारे पास वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने जो सा शुरू में उधार लिया था इससे 4 कार्बन, तो वो भी इसके वापस हो जाते हैं, और ये फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इस काबिल हो जाता है कि ये दोबारा फ्रेश एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलते हुए अपनी इस रिएक्शन को कैरी आउट करे, और फिर दोबारा से इन कार्बन्स को ऑक्सीडाइज करे और अपने लिए एनर्जी को बनाए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन का आउटकम क्या निकला, इसका रिएक्टेंट क्या निकला, कि हमने इस रिएक्शन को किया तो इसका हमारे पास आउटकम क्या है, इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ इस रिएक्शन का। तो इसका अगर हम फ़ायदा देखें तो इस रिएक्शन से हमें कितनी एनर्जी मिली, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आपने देखा इस रिएक्शन में 3 जगह पर डिहाइड्रोजिनेशन होती है। एक यहाँ पर ही डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर आगे जाके आखिर में हमारे पास जिस वक्त मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर 3 हमारे पास NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो 3 × NADH2 मॉलिक्यूल्स, और आपको पता है कि NADH2 मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो 3 ATP के इक्विवेलेंट होते हैं, और जब 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 ATPs आ जाएंगे, यानी 9 ATPs इस प्रोसेस में हमारे पास एक बनते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास डायरेक्ट ATP बनी है, तो हमारे पास एक और ATP हमारे पास यहाँ पर बनता है। तो हमारे पास लिखेंगे 1 × ATP, जो कि हमारे पास डायरेक्ट बनता है, तो हमारे पास एक और ATP आ गया। और हमारे पास एक और कंपाउंड जो सा है हमारे पास रिड्यूसिंग कोएंजाइम बनता है, जो कि है हमारे पास FADH2, और ये हमारे पता है
कि ये हमारे पास एक बना है और हमें ये भी पता है कि FADH2 मालिक्यूल या रिड्यूसिंग कोएंजाइम जो है हमारे पास 2 ATPs के इक्विवेलेंट होते हैं, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर 2 ATPs और बन गए। तो अगर हम इन सारों को ऐड कर दें तो हमारे पास कितने इस रिएक्शन का आउटकम निकला, तो हमारे पास 9, 1, 10 और 2 हमारे पास 12 जोन से हैं यहाँ पर कंपाउंड बन गए, ATPs बन गए। तो ये हमारे इस रिएक्शन का जो सा आउटकम निकला वो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सा आउटकम निकला है वो टोटल 12 ATPs का निकला है कि इस रिएक्शन के अख्ताम पर हमारे पास 12 ATPs बन जाते हैं। तो अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे जाएं तो नीट और ईटा के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ATPs के हवाले से क्रिप्स साइकिल में आपके क्वेश्चन आए एग्जाम्स में या नीट में या ईटा में, तो आपने स्टेटमेंट पर गौर करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में बास क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको आते भी होते हैं लेकिन स्टेटमेंट्स को थोड़ा ऐसा चेंज किया होता है और आप उस क्वेश्चन में मार्क खा जाते हैं और अपने नंबर्स को लूज कर देते हैं। अगर तो वो कहे कि एसिटाइल कोएंजाइम से आगे रिएक्शन कंप्लीट होते हुए कितने ATPs बनाए तो फिर आपने 12 कहना है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को ही चेंज करे और पायरुविक एसिड से कहे, तो पायरुविक एसिड को आपको पता है कि पायरुविक एसिड का एक मालिक्यूल जो है वो 3 ATPs के इक्विवेलेंट होता है। तो वो 3 ATPs भी आपको इन 12 में ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने पायरुविक एसिड का एक कंपाउंड एक्स्ट्रा आपको कहा, उससे स्टार्ट किया। तो लिहाजा उन 3 ATPs को इसमें ऐड करेंगे जब, तो ये 15 ATPs हो जाएंगे। तो फिर आपने 15 ATPs जो सा आंसर होगा उसको करेक्ट करना है और आपने यहाँ पर इस आंसर पर टिक लगाना है। तो अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जो सा मैंने आपको अभी बताया कि 15 ATPs देता है, तो दूसरा जो सा पायरुविक एसिड है वो भी 15 ज़ाहिर बात है देगा। तो जब दोनों पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो से ATPs आ जाएंगे वो 30 ATPs आ जाएंगे, अगर हम लें पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल्स को। तो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 8 ATPs बनते हैं। उसकी हालांकि मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई, इंशाल्लाह आगे चल के हम बनाएंगे वीडियो उस पर भी, तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से 80 ATPs बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 8 ATPs बनते हैं। तो अगर हम इधर लिखें कि हमारे पास ग्लूकोज है वो यहाँ से कन्वर्ट होता है हमारे पास पायरुवेट में और वो आगे से कन्वर्ट होता है यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में। लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के बनते हैं और एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल हमारे पास 3 ATPs के इक्विवेलेंट होता है। तो 3 ATPs हम जब 12 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 ATPs एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो लिहाजा 2 मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड होंगे तो हमारे पास 30 ATPs बनेंगे। तो जब 30 ATPs इस पायरुवेट के मॉलिक्यूल से बनेंगे तो हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 8 ATPs बनते हैं। तो वो 8 ATPs भी अगर हम इनमें ऐड करें तो हमारे पास टोटल 38 ATPs बन जाते हैं। तो यानी इस कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें 38 मॉलिक्यूल्स के मिलते हैं। स्पेशली हमारे ग्लूकोज के कंपाउंड को जब हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास जो सी एनर्जी बनती है वो 38 ATPs बनती है। अब आपको मैं एक थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा बता दूं, या शायद मैं आपको बताना भूल गया शुरू में, कि ये जो सा रिएक्शन है हम कि क्रेब्स साइकिल का, क्योंकि वो आपको मैंने बताया कि ये एम्फीबॉलिक होते हैं साइकिल, यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों करते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल में हम रिस्पायरेशन वाला एस्पेक्ट ले रहे हैं, तो उस लिहाज से हम कैटाबॉलिक इसका साइकिल लेंगे, यानी ये कैटाबॉलिक हम इसके रिएक्शन पढ़ रहे हैं, साइकिल पढ़ रहे हैं। और यही नीट और ईटा के हवाले से हमारे लिए बेस्ट भी है और ये इसके मुतालिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ना कि एनाबॉलिक के वजह से। तो ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है और इसमें हमने उसको देखा कि किस तरह से ATPs प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से टू कार्बन कंपाउंड जो है एसिटाइल कोएंजाइम A वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है हमारे पास। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँ, जो सा मैं आपको लिंक रिएक्शन बताया, तो लिंक रिएक्शन में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मुख्तलिफ प्रोसेसेस से होते हुए हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो सा एसिटाइल कोएंजाइम A है, अगर इसको लिए ज़रूरी है कि ये क्रेब्स साइकिल में हिस्सा ले, तो इसके लिए कंडीशन जो सी है वो हमारे पास एरोबिक होना ज़रूरी है, यानी जिसमें ऑक्सीजन हो, उस कंडीशन में ये आगे क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लेता है और क्रेब्स साइकिल को कैरी आउट करता है। और ये फिर यहाँ से क्रेब्स साइकिल में जाता है, अगर कंडीशन इसको एरोबिक मिले यानी ऑक्सीजन वाली इसको कंडीशन मिले तो ये क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है और क्रेब्स साइकिल से वहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जो कि मैंने आपको अगर आगे साइकिल में बताया भी है कि किस तरह से ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं इसके एसिटाइल कोएंजाइम A के कंपाउंड्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स के निकलने से। और साथ में यहाँ पर हमारे पास रिड्यूसिंग कोएंजाइम हमारे पास NADH2 और हमारे पास FADH2 मिलता है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो सा आउटकम आ गया इस सिलेक्शन का वो हमारे पास 12 ATPs आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान में इसको रखना है क्योंकि नीट और ईटा के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, जो कि मैं वीडियो के शुरू में मैंने आपको लिंक रिएक्शन बताया था, तो ये जो सा आउटकम है हमारे पास 12 ATPs, ये उस लिंक रिएक्शन से अलावा है, यानी उस लिंक रिएक्शन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर मैं आपको लिंक रिएक्शन में ले चलूं तो लिंक रिएक्शन में जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि हमारे पास एक पायरुवेट एसिड का मॉलिक्यूल जब एसिटेट कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो वहां पर भी डिहाइड्रोजनेशन होती है और हमारे पास रिड्यूसिंग कोएंजाइम NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है, जो कि फिर 3 ATPs के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम इन 3 ATPs को उनमें ऐड करें, जो कि हमारे पास टोटल क्रिप्स साइकिल का आउटकम निकला है, तो हमारे पास ये 15 ATPs हो जाते हैं। लेकिन जब ये नीट और ईटा में क्वेश्चन आपका आए तो वहां पर आपने स्टेटमेंट पर गौर करना है। अगर वो कहे कि एसिटेट कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने ATPs मिलने हैं, तो फिर आपने 12 ATPs के आंसर पर टिक करना है। और अगर वो पूछे कि पायरुवेट के पर मॉलिक्यूल पर हमारे पास कितने ATPs मिलते हैं, तो आपने ये 3 ATPs भी लिंक रिएक्शन वाले भी ऐड करके 15 ATPs के आंसर पर टिक लगाना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं तो ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में होता है, क्योंकि एक ग्लूकोज का जो सा मॉलिक्यूल 6 कार्बन होता है, जबकि पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल हमारे पास वो 3 कार्बन होता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड बनते हैं जो कि आगे से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल 15 ATPs के बराबर होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कितने के बराबर होंगे, तो वो डेफिनेटली हमारे पास 30 ATPs के बराबर होंगे। और आपको मैं बताता चलूं कि ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 8 ATPs बनते हैं। हालांकि हमने उस पर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह हम जल्द ही उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको मैं अभी बता देता हूं कि ग्लाइकोलिसिस में 8 ATPs हमारे पास बनते हैं और इंशाल्लाह जब हम उसकी वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो बनते हैं। तो अगर हम उन 8 ATPs को भी इस पूरे रिएक्शन में इन्वॉल्व करें, ऐड करें, तो हमारे पास टोटल 38 ATPs आउटकम आ जाती है। यानी ग्लूकोज के एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमारे पास 38 ATPs मिलते हैं। और अब ये सवाल पैदा होता है कि ये ATPs हमें कब मिलेंगे, तो ये वो तब मिलेंगे ATPs जब हम इन रिड्यूसिंग कोएंजाइम को हम ऑक्सीडाइज करेंगे। और ये ऑक्सीडेशन हमारे पास होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हमारे पास ये ATPs हमें मिल जाते हैं। तो ये होल प्रोसेस था कि किस तरह से हमारे पास क्रिप्स साइकिल होता है, उसको हम क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल कहते हैं। तो मैंने होल इस टॉपिक में आपको बताया कि किस तरह से हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है और किस तरह से होता है। और मैंने कोशिश की कि आपको नीट और ईटा के हवाले से तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की कि आपको इस वीडियो में मैं नीट और ईटा के मतलब या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश की जो आपको उन क्वेश्चन को भी कवर करता जाऊं ताकि आपकी उन एग्जाम्स के लिए भी तैयारी साथ साथ होती रहे। अब ये आप तक है कि आप इसको किस तरह अवेल करते हैं। और अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आपके पास अभी टाइम है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप अभी से वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करके आप इस वीडियो को दोबारा से देख लें ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहिए, खुश रखिए, अल्लाह नेगबान।